मुख्यमंत्री झारखंड श्री माफ कीजिएगा, हेमंत हेमंत सोरेन जी। पहुंचे हुए हैं। सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज देवों के देव बाबा बैद्यनाथ की इस पावन धरती पर फिर से सरकार आपके दरवाजे में खड़ी है। आपकी योजना लेकर, आपका अधिकार लेकर गांव-गांव, टोला-टोला, पंचायत-पंचायत सरकार घूम रही है। आज इसी क्रम में एक टोला में मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। हमारे साथ पूरी सरकार आपके दरवाजे में खड़ी है और आज सिर्फ इसी टोले में नहीं बल्कि राज्य के अनगिनत टोलों में ऐसा शिविर लगा हुआ है और इसी तरीके के लोगों का भीड़ भी वहां जमा है। आज यहां इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, यहां उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये सरकार पहली बार आपके दरवाजे में नहीं आ रही है। सरकार बनने के बाद 2019 के बाद ये तीसरी बार सरकार आपके दरवाजे में पहुंची है। 2019 के बाद लगातार इस बात का प्रयास हम कर रहे हैं और जो हमने सरकार बनने से पहले भी आपसे वादा किया था कि ये सरकार एयर कंडीशन कमरे में बैठकर नहीं और रांची में बैठकर नहीं चलने वाली सरकार है। ये आपके दरवाजे तक पहुंचने वाली सरकार है, आपकी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है। हम लोगों का राज अलग हुए 20 साल हो गए, 23 साल होने जा रहा है। विगत 20 साल में ऐसा मंजर आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो पहले राज अलग होने के बाद। कई गांव का अभी भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जो ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ सीओ नहीं देखा, डीसी एसपी की तो बहुत बड़ी बात है। आज वही पदाधिकारी जो कभी आपके गांव नहीं गए, आपका क्षेत्र भ्रमण नहीं किए, आज एक एक पदाधिकारी गांव गांव जा रहा है, टोला टोला जा रहा है, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे नदी हो,
सबको पार करते हुए, जहां जाने का रास्ता भी नहीं है, आने जाने का भी रास्ता नहीं है, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी अपना ऑफिस का लैपटॉप और प्रिंटर लेकर के आपके दरवाजे में कैंप लगा के बैठा है और विभिन्न योजनाओं को लेकर और आपके साथ आपकी समस्या सुनने का और उसे समाधान करने का काम कर रहा है। 2019 में जब हम लोग सरकार बनाए तो आप सबको मालूम है कि कोरोना जैसा महामारी पूरा दुनिया में फैल गया और वो ऐसा महामारी फैला कि हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धंधा, कंपनी फैक्ट्री सब बंद हो गया, घर से निकलना मना हो गया और लगभग 1.5 साल से पौने 2 साल तक वही कोरोना हमारा खा गया। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का धुंध छटने लगा, हमने तेजी से जो हम लोगों ने वादा किया था उसको पूरा करने के लिए हम लोग पहली बार 2021 में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। साढ़े चार हजार पंचायतों में ये शिविर लगी थी और उन शिविर में, पहले शिविर में हम लोगों को लगभग 35 लाख आवेदन आए। फिर हम लोगों ने 2022 में ये शिविर लगाया, उसमें 55 लाख हमको आवेदन आया और ये 2023 में 23 नवंबर से हम लोगों ने शुरू किया था और ये 29 नवंबर तक इसको अभी आयोजित होना है। 29 नवंबर तक ये गांव-गांव, पंचायत में शिविरें लगेंगी और गांव की समस्याओं का निदान किया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा। जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया, करोड़ों आवेदन आए, करोड़ों समस्याओं के आवेदन आए, तो हम लोगों ने माथा पकड़ लिया कि अरे गांव की स्थिति इतनी बद से बदतर कैसे हो सकती है। पूर्व की सरकारों, विगत 20 साल उन लोगों ने काम कौन सा किया जो इतनी सारी समस्याएं आज भी विद्यमान है, आज भी गांव में पड़ा हुआ है। और वो इसलिए इतना बड़ा समस्या बना क्योंकि आज सरकारी महकमे में जो लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं, पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जिनको तनख्वाह मिलता है आपकी सेवा के लिए, पूर्व की सरकारों ने उन कर्मचारी को आपके सेवा में नहीं लगाया, उन लोगों ने अपने सेवा में सबको लगा दिया। एक हाथ से नहीं सके, 13-14 साल तक किया है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले लगातार आजकल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों के साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं
और इसके जरिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सौगात लोगों को दी जा रही है। और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री देवघर पहुंचे हुए हैं, जहां पर आपकी संवेदनाएं भी है। और आज इसी के बदौलत जो आवेदन हमें प्राप्त हुए, उन आवेदन के आधार पर हमने गांव की समस्याओं का निदान करना प्रारंभ किया। आज भी हमारे इस राज्य में 80% लोग गांव में रहता है। इसका मतलब शहर का जो मूल जड़ है आज भी गांव में ही रहता है। हमें हर हाल में गांव मजबूत करना था। और आज उन करोड़ों आवेदन में सबसे ऊपर नीचे सबकी प्राथमिकता बनाना हम लोगों ने शुरू किया। हमारे राज्य में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। ये राज्य देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। यहाँ किसी भी तरीके का महामारी, महंगाई गरीबों के लिए बहुत बुरा होता है, एक अभिशाप के बराबर होता है। आप सब लोगों ने अभी मंच से पेंशन के बारे में सुना, और वो पेंशन भी किस तरीके से लोगों के लिए एक बुढ़ापे का लाठी होता है। जिस माँ बाप को पेंशन नहीं मिलता है, आज की गरीबी का आलम यह है कि बेटा भी बूढ़ा माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। आज उन बुजुर्गों को हमने बुढ़ापे का लाठी देने का काम किया है। वही हाल सिर्फ ग्रामीण किसान का ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों की भी वही हालत थी। सरकारी कर्मचारियों का भी पेंशन इन लोगों ने हजम करने के अलग अलग उपाय निकाल लिए थे। और कर्मचारी इस वजह से भी परेशान था कि अगर हम नौकरी मेरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मेरा बाल बच्चा क्या करेगा। और इस चक्कर में कर्मचारी भी ठीक से काम नहीं करता था। आज इस राज्य में वही कर्मचारी जो कभी गांव नहीं गया, उन कर्मचारियों को भी हमने आश्वस्त किया और उनको पुराना पेंशन देने का काम, उनका बुढ़ापे का लाठी देने का काम किया। और आज वही कर्मचारी खुशी से आपके गांव-गांव जाकर के आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम किस तरीके से इस राज्य में गरीबों की सेवा में लगे हैं। आज ये देश का पहला राज्य है जहां इस राज्य में 60 साल से सभी बुजुर्गों को पेंशन देती है। देश में कहीं नहीं है। सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देती है, चाहे वो 40 साल की हो, चाहे वो 19 साल की हो, चाहे वो 90 साल की हो। भगवान ना करे वो विधवा हो, लेकिन जिस दिन से विधवा होगी उसी दिन से पेंशन मिलेगा। ये हमने कानून बना दिया। विकलांग लोगों का भी वही हाल। उन लोगों के लिए फिक्स कर दिया गया था, इतने विकलांगों से अधिक लोगों को हम लोग पेंशन नहीं देंगे। और बेचारा 40-50 साल होता था तब किसी तरीके से विकलांग का पेंशन बनता था। आज उसमें भी हम लोगों ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है। और हमने निर्णय लिया है, जिस घर में विकलांग बच्चा पैदा होगा, जिस दिन वो 5 साल का हो जाएगा उसी दिन से उसको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। सभी को 1000 रुपए पेंशन। और आप अगल बगल में जाके देखेंगे, पड़ोस में हम लोग, ये बिहार से सटा हुआ ये जिला है, बिहार में पता कर लीजिए पेंशन कितना मिलता है। बिहार में 400 टका पेंशन मिलता है। वहीं जाकर के उड़ीसा में पता कर लीजिए, वहां 500 टका पेंशन मिलता है। छत्तीसगढ़ में पता कर लीजिए, वहां 350 टका पेंशन मिलता है। झारखंड में पता कीजिए कि 1000 रुपया हम पेंशन देते हैं। और ये हमारे विपक्षों को नहीं दिखता।
ना हमारे किसानों के बारे में उनको चिंता है, ना हमारे गांव देहात के से उनको कोई सरोकार है, ना मजदूरों से कोई सरोकार है, ना महिलाओं से, ना हमारे आने वाले पीढ़ियों से, हमारे बाल बच्चों से उनकी कोई चिंताएं हैं। आज हम अपने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान के साथ अपने साथ रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत हो, उसके लिए भी हम लोग बड़ी मजबूती के साथ कई कार्य योजना बना रहे हैं। आप सबको पता है हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं और आज पहले चरण में इस राज्य में 80 स्कूल हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं और वो स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाने की हमारी योजना है। और जहां गरीब का बच्चा मुफ्त में पढ़ेगा और प्राइवेट स्कूल का जो पूरा कोर्स है वही उसमें चलेगा, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा का समय है। पैसे के अभाव में प्राइवेट स्कूलों में कई लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो हम ही ने ये सोचा अभी 80 विद्यालय खोले हैं, 5000 और ऐसे विद्यालय खोलने हैं। और निश्चित रूप से कल जब ये स्कूल आपके गांव के आसपास होगा तो आने वाला कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन में हमारा जो गांव देहात का बच्चा है उसमें उत्तीर्ण हो सकता है, उसमें उस माध्यम से आगे भी बढ़ सकता है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं सरकार जब हम लोगों ने बनाई तो उस समय इस राज्य में किसानों को राज्य अलग होने से लेकर 2019 तक मात्र 8 लाख KCC कार्ड किसानों को मिला। 20 साल में मात्र 8 लाख। और ये आपकी सरकार बनने के बाद, जब हमारे कुर्सी में आने के बाद हमने लगभग 20 लाख किसानों को KCC कार्ड से जोड़ा है। इन लोगों ने 20 साल में 8 लाख और हमारे 3 साल में 20 लाख। कोई फर्क है क्या? कितना कोई आसपास भी ये लोग हैं। उसी तरीके से पेंशन में भी, जब पहले पेंशन मिलता था जिसमें भारत सरकार मात्र 250 देता है, उसमें बाकी जो 1000 रुपये होता है उसका जोड़ करके हम लोग पैसा देते हैं, राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार मात्र 250 रुपया देती है। और उसमें भी जब 2000 राज्य अलग होने के समय से 2000 से और 2020 तक मात्र 15 लाख लोगों को ही पेंशन मिलता था। आज के दिन में 60,30,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है। हमारे मंत्री पत्र ने तो कहा कि एक घर में 5-5 लोग पेंशन ले रहा है, मतलब एक घर में 5-5 हजार टका जा रहा है। अंदाजा लगाइए ये लोग क्या कर रहे थे 20 वर्ष तक, क्या कर रही थी डबल इंजन। वो सब पैसा आपका हड़प करने जा रहे थे। डकार डकार करके ये लोग आज उन पैसे के बदौलत देश का कुर्सी में जाकर के बैठ गया है और तरह तरह के षड्यंत्र रचने में लगे हैं। आज महंगाई देखिए आसमान छू रहा है। आज जो सिलेंडर 2014 में हमारी सरकार थी तो 400 टका मिलता था। देश आजाद होने के बाद से लेकर 2014 तक मात्र 400 टका में सिलेंडर, और आज 2014 से लेकर 2023 तक में 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। 10 साल में 10 साल में इतना बड़ा कि जिन लोगों को मुफ्त सिलेंडर देने का इन लोगों ने ढोंग रचाया था और महिलाओं को बेवकूफ बना करके उनसे वोट लेने का काम किया था। उन महिलाओं को जाके पूछिए जो आपको मुफ्त में सिलेंडर मिला है उसने दोबारा कितना बार सिलेंडर भरवाया है। आज तो आपको पता चलेगा
कि जो मुफ्त का सिलेंडर है वो घर का एक कोना में रखा हुआ है और उसके ऊपर एक डलिया रख दिया गया जिसमें सामान कचड़े का ढेर बना के रखा है। यही हाल है सिलेंडर का। नमक महंगा, तेल महंगा, दाल चावल महंगा, सब कुछ महंगा। बच्चों को लिखाने पढ़ाने का किताब, कागज, कलम, पेन, पेंसिल, जूता, चप्पल सब महंगा। और ये लोग बड़े चतुराई से गरीबों के जेब में कितने पैसे हैं, बचा कुचा है, सब निकाल लो, कुछ नहीं रहने देगा आपके जेब में। नोटबंदी का आलम आप लोगों ने पढ़ाने का किताब, कागज, कलम, पेन, पेंसिल, जूता, चप्पल सब महंगा। और ये लोग बड़ी चतुराई से गरीबों के जेब में कितने पैसे हैं, बचा कुचा है, सब निकाल लो, कुछ नहीं रहने देगा आपके जेब में। नोटबंदी का आलम आप लोगों ने देखा कि नोटबंदी ऐसा कर दिया कि गांव देहात में महिला लोग चोरी छुपे करके पैसा घर में जमा रखता था, उस सब पैसा निकाल के बैंक में भरवा दिया और 2000 नोट छाप लिया और उसके बाद फिर अपने व्यापारी और मित्रों को मदद पहुंचाकर 2000 का नोट बंद कर दिया। फिर लाइन में लग जाओ। इन लोगों ने पैसे बदलने के लिए लोगों को लाइन में लगाया। बूढ़े बुजुर्गों को कई लोग लाइन लगते लगते जान दे दिया। नमक प्याज के लिए भी इन लोगों ने लाइन में लगवा दिया लोगों को। इस देश का लोग तो जीवन भर लाइन में लग लग करके अपना समय काट रहा है। आपके गांव गांव में पदाधिकारी घूम रहे हैं। वो गठरी खोलिए, किसका पेंशन है उसको उठाइए, किसका सावित्रीबाई फुले का योजना है वो उठाओ, किसका साइकिल का योजना है वो उठाओ, किसी को विधवा पेंशन की जरूरत है वो उठाओ। सभी चीजें किसानों के लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना बना रखा है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना बना रखा है। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए लगातार नियुक्तियां निकल रही हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको स्वरोजगार पैदा करने के लिए भी, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन लाया है। जहां आप कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का, आप बढ़ई का दुकान खोलना चाहते हैं, लोहार का दुकान खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है महिलाएं, सिलाई दुकान चलाना चाहती है महिलाएं, अगर सैलून का दुकान खोलना है, राशन का दुकान खोलना है, जूता चप्पल का दुकान खोलना है, अगर उसके लिए आप पास पूंजी नहीं है तो सरकार को आवेदन दीजिए, पूंजी आपको सरकार देगी और आप अपना दुकान चलाइए। अभी और भी नियुक्तियां हमारे नौजवानों के लिए भी निकलना है। सीडीपीओ का नियुक्त निकलना है, एएमओ का निकलना है, कई सिपाही शिक्षक की बहाली होनी है, 40-50 हजार अभी नियुक्तियां और निकलनी है। और नियुक्ति के विषय में तो हमारे श्रम विभाग के मंत्री जी ने भी कहा, सरकारी गैर सरकारी दोनों जगह पर हम लोग लगातार नियुक्ति कर रहे हैं। और आज गैर सरकारी संस्थानों में भी हम लोगों ने 50,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न कंपनियों में नियुक्तियां दिलाई है। और तो और आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपको हुनरमंद बनाने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए, जो पहले जिला हेडक्वार्टर में होता था, जहां सुदूर गांव से लोग नहीं आ पाते थे हमारे बच्चे, अब हम लोगों ने वो ट्रेनिंग सेंटर
प्रखंड स्तर में खोल दिया है। आप ट्रेनिंग लीजिए और कंपनियों में भी नौकरी करने के लिए आपको अवसर मिलेगा। और तो और उन प्रखंडों में भी आपके लिए थोड़ा कहीं पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से आने जाने में विलंब होता है या नहीं पहुंच पाते हैं, अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है। अभी बड़ी तेजी से ये भी कई जिलों में तो हमने बड़ी बड़ी बसें बांटी है। अब ये ऐसी बसें हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेगा, शहरी क्षेत्रों में नहीं, गांवे गांव टोला टोला घूमेगा। और उस गाड़ी के अंदर राज्य का बूढ़ा बुजुर्ग, आंदोलनकारी, महिलाएं, छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगे। अबोरेन होड़ बोया को आपे हो थोड़ा गान लड़ा पे आयमा योजना ले बिनाव करते अतु दिसुम ले सेटेरा पे कान आ नीत इरा जिनिस ले हटिंग दा बैंक पे सेनो खाए कोई बैंक रे बाग को गुड़वा पे आ ओना लगी ते आलेगे बैंक लेकाना व्यवस्था बिनाव करते अतु दिसुम ले दलान कना अगर आपे पैसा रे दरकार में ना तपेया पैसा होले मापे कना योजना हताव सनाए पिया योजना होले मापे कना और ओना लगी गाड़ी मोटर पे हथावा बेलेरो भाड़ा रे चलाव लगी, टेंट हाउस को चलाव लगी, आपे भाड़ा रे पे हथावा तो बंधक दोह लगी तो चे हो दरकार रे बनुआ आपे आवेदन पे और योजना हथाव पे। और हमार आय मालिकाना जिनिस नीत बैंक रे आबो तीसो होड़ बाको गोड़ो का बुना नीत हो कि आपे आप माँ CNTS पीटी रे औथ हसा बिना ओनाते बाले बंधक ले दो दाड़िया ओनाते गोड़ो बाको गोड़ो आगो कना ओनाते आपे जागे योजना हताव सुनाए पिया ओना योजना लगी आवेदन एमो पे आपे बैंक लिखाना हर के दोनों सरकार रे व्यवस्था रे दो बांग हुई तपिया आपे हिजू पे आय मा गिदरा को नुआरे को सले दो करा आय मा गिदर ओलो पड़ा बखरा हो लहा दिसोम दिसोम को दड़ान करना। स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों ने सुना ही, हम लोगों ने तो यहां तक कर रखा है कि जो पहले मैट्रिक के बाद जो बच्चों को पढ़ने के लिए 50,000 रुपया दिया जाता था, अब वो बच्चों को मैट्रिक के बाद पोस्ट मैट्रिक में जो 50,000 का था 60,000 रुपया मिलता था, उस 60,000 को बढ़ा करके हमने 1 लाख रुपया कर दिया है। और प्री मैट्रिक में भी हम लोगों ने 3 गुना हमारे छात्रों का छात्रवृत्ति बढ़ा दिया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। साइकिल खरीद में जो पहले 3500 रुपया मिलता था, अब 3500 रुपये की जगह 4500 रुपया मिलेगा। हमारे गांव देहात में बेटियों के बारे में हमारा गरीब माँ बाप लोग बेचारा क्या करेगा, गरीब है, पहले अपना 2 आदमी का तो पेट पाल ले, कहां बाकी बच्चों को कहां से पाल पाएगा। बेटी होने पर 8वां 9वां क्लास ठीक से पढ़ भी नहीं पाती है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। हम माँ बाप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, अब बेटियां बोझ नहीं बनेंगी, अब बेटियों का पूरा पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। अब इन लोग को अगर हम मजबूती से पढ़ा लिखा लिए तो हमारे आने वाली पीढ़ी इतनी मजबूत होगी कि जो इस राज्य में पिछड़ापन, इस राज्य में गरीबी, इस राज्य में मजदूरी का जो कलंक लगा है, वो हम लोग मजबूती से मिटाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम यूं ही गांव और पिछड़ापन क्यों होता है, वो इसलिए कि हमारे
राज्य में शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है। हमारे राज्य में सामाजिक कमजोरियां हैं।